वेलकम ऑन दिस चैनल दसावाला फिजिक्स बाय रवि जंगीड। आज क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड से बहुत ही यूजफुल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो 10th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर है। इलेक्ट्रिक करंट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल डेफिनेशंस आते हैं, ऐसा यूनिट्स आते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ और डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक अपन कवर करेंगे आज। सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, चार्ज के अंदर कैसी एनर्जी होती है। तो एक कंडक्टर है, उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। वायर का शेप कैसा होता है, कंडक्टिंग वायर का सिलेंड्रिकल। और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने कंसिडर कर लिया है कैपिटल ए, लेंथ क्या है एल। तो इसमें कंडक्टर में ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके अंदर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और जो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और कूलॉम है वो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। और जो चार्ज का जो सिंबल होता है सिंबल ऑफ चार्ज वो कैपिटल Q भी हो सकता है और स्मॉल q भी हो सकता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जो कंडक्टिंग वायर होते हैं उनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल शेप इसलिए प्रेफर किया गया ताकि इसमें करंट का ट्रांसमिशन क्या हो, बेस्ट हो। सिलेंड्रिकल शेप में से बेस्ट ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब बच्चों इसके अंदर समझना ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेट ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। Q/T, Q इज अ चार्ज इलेक्ट्रॉन। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है। जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और जो ये तो बेसिक यूनिट है। और इलेक्ट्रिक करंट की दूसरी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलॉम अपॉन सेकेंड, कूलॉम अपॉन सेकेंड। तो स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो एम्पियर भी हो सकता है और कूलॉम अपॉन सेकेंड भी हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट या फिर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, तो अपन क्या बोलेंगे, किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के लिए अगर आपके पास 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है तो अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इसके बाद अपन देखेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है आपके पास। जैसे अपन एक DC वोल्टेज सोर्स लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। उसके बाद ये आपके पास माइनस, ये आपके पास प्लस। ये इसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल, ये स्विच आपके पास की, ये इधर आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये DC वोल्टेज सोर्स है और इसका पोटेंशियल अपन ने कैपिटल V कंसिडर किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल V। ये बल्ब इसका करंट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो I। जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। हायर पे जो होगा मैक्सिमम V आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। यहाँ पे अपन ने मैग्नीट्यूड लिया है इसका, यहाँ पे माइनस होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और यहाँ तक लोअर पोटेंशियल तक आते आते ये कुछ वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज in electric circuit known as
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो V माइनस 0 कितना होगा V। तो बच्चों इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट क्या है? बेसिक यूनिट है। और इसका दूसरा जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा आपके पास? अगर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है और वर्कडन जो है चार्ज का 1 जूल हो रहा है, तो वो कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और उसका जो वर्कडन है 1 जूल आ रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। उसके बाद अगला करते हैं अपन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर क्या करना है? एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज करना है। एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज करना है, तो उसमें करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये कंडक्टिंग वायर लिया, यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स जिसका पोटेंशियल V है कनेक्ट किया, ये लगाया अपने की स्विच, यहाँ पे स्विच क्या है? ऑन है। अब साइमन ओम ने बताया अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एट रूम टेम्परेचर रहा, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, वेरी नहीं करता है, कहाँ तक? 28 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो अपन को क्या करना है? अगर आप इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस यहाँ से पोटेंशियल V इंक्रीज करते हो, तो इसमें अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका कांस्टेंट। सबसे मेन बात ये है ओम्स लॉ की, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। 28 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन 12th क्लास में है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो आएगा R इंटू आई, वी इक्वल टू आई डॉट आर। वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नॉन एज रेजिस्टेंस। नॉन एज रेजिस्टेंस। नॉन एज रेजिस्टेंस। और R की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी ओम। ये ओम का सिंबल है। R की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? ओम। अब इसके बाद इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो देखना है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो, ये तो जनरल डायग्राम है। एक्सपेरिमेंटल डायग्राम क्या है बच्चों? ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना। किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा वो देखते हैं। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, ऑब्स्टेकल इन करंट फ्लो या फिर बैरियर इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो रीड आउट करेगा वोल्टमीटर। दिस वन इज अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। इसका वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। ये की लगाया इधर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ये अमीटर। अमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है। वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पोटेंशियल मेजर करती है इन वोल्ट, और अमीटर करेगा एम्पियर की टर्म में। अब बच्चों इसके बाद यहाँ से अगर अपन वोल्टेज जैसे
V की वैल्यू 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट अपन इंक्रीज करते हैं यहाँ से, तो इसमें करंट भी इंक्रीज होगा। 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, तो करंट भी क्या होगा, लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करना है वो वोल्ट मीटर से कर लेंगे। यहाँ से सपोज दैट अपन ने 2 वोल्ट रखा वोल्टेज, तो इस पर ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट, और ये रीड आउट भी कितना करेगा, 2 वोल्ट। यहाँ से 4 वोल्ट अपन ने अप्लाई किया, तो इस पर ड्रॉप कितना होगा, 4 वोल्ट, और ये रीड आउट कितना करेगा, 4 वोल्ट। तो V और I के बीच जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। V और I के बीच जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। कब तक, जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस। तो ये बोर्ड का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। R प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, R इज अ रेजिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम। एक बात और, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाय आर। अगर R किसी सर्किट में किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये अच्छी बात है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, उससे फ्लोइंग करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, तो इसका आंसर क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन आई, फॉर्मूला आ जाएगा इससे, R इक्वल टू V अपॉन आई। I की वैल्यू 1 एम्पियर और V की वैल्यू 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, यूनिट रेजिस्टेंस या 1 ओम होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है बोर्ड के लिए। उसके बाद बच्चों अपन देखते हैं डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। Resistance of the wire, resistance of the conductor, how depend on length, how depend on cross section area of the conductor, अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो है डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कंडक्टर की और कैसे डिपेंड करता है वो स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ये कंडक्टिंग वायर की लेंथ L है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब बच्चों सपोज दैट लेंथ है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग पाथ है, ट्रेवलिंग वे है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपन शॉर्ट वायर दें, छोटा वायर दें, स्मॉल वायर दें ट्रेवलिंग के लिए, फ्लो के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें डिफ़िकल्टी होगी, उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बच्चों रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, किसी भी वायर की अगर लेंथ ज़्यादा है, किसी भी वायर की अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपके पास कंडक्टिंग वायर की लेंथ ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएंगे। तो अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, फ्लो होने में क्या होगी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी लेस फॉर लेस रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ये है सपोज दैट अपने पास 2 वायर हैं,
एक वायर X है, एक वायर Y है। अब इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है। अगर दोनों वायर में से एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ इंसर्ट होते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो इस वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, इसमें इजीली चले जाएंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ज़्यादा है। तो अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसका आर क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी, तो इजीली मूव कर पाएंगे वो। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वी शुड प्रेफर थिक वायर एज कंपेयर टू थिन वायर। थिन वायर जल्दी बर्न होते हैं, जल्दी जल जाते हैं। अगर इसमें ज़्यादा करंट पास करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी स्पेस है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाएंगे और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम रहेगा इसका। तो इसमें से वाई वाला वायर अच्छा है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो पाएंगे, मूव हो पाएंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर के साथ रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो ये दिक्कत वाली बात है, डिफिकल्टी है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ये L/A, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा, R प्रोपोर्शनल L/A। अब बच्चों जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो आपके पास आंसर आएगा R इक्वल टू ρL/A। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और R क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन रो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नॉन एज रेजिस्टिविटी, नॉन एज रेजिस्टिविटी। नॉन एज रेजिस्टिविटी। अब बच्चों यहाँ से रो की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा RA/L। रो इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी, मीटर, तो रो इक्वल टू आंसर आ जाएगा ओम मीटर। रो इक्वल टू आंसर क्या जाएगा बच्चों, ओम मीटर। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ये नेगेटिव साइन नहीं है स्टूडेंट, ये इन दोनों को ऐड करता है, एडिंग साइन है ये। अब बच्चों यहाँ पे रेजिस्टिविटी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी, ये अपने सोल्व कर लिया इधर। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ वायर। वायर किस मेटल से बना है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज दैट आपके पास गोल्ड के 50 वायर्स हैं तो सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, चाहे उनका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा हो, सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। सपोज दैट आपके पास सिल्वर के 3 वायर्स हैं जिनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। गोल्ड, सिल्वर, आयरन तीनों सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर हैं। गोल्ड, सिल्वर और आयरन तीनों सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर हैं, तीनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी क्योंकि नेचर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि रेजिस्टिविटी कैसे सेम रहती है, कैसे कांस्टेंट रहेगी। अगर एक गोल्ड का वायर है, उसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसकी लेंथ इंक्रीज करके डबल कर देते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर देते हैं। एक गोल्ड का वायर है जिसकी पहले लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, इसकी लेंथ इंक्रीज करके 2L कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर देते हैं। तो व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस।
अगर आपके पास गोल्ड का सेम वायर है तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। और रेजिस्टेंस में चेंज आएगा क्योंकि L और A में चेंज किया है। अगर L और A को आप चेंज करोगे तो R भी क्या होगा, चेंज होगा। तो R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। यहाँ पे दोबारा ये इक्वेशन फर्स्ट, जब वायर की लेंथ L थी और क्रॉस सेक्शन एरिया A था तब रेजिस्टेंस R आएगा। जब L डैश A डैश कर दिया तो R डैश हो गया। R डैश इक्वल टू रो 2L अपॉन A बाय 2। तो 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये 4 रो L बाय A। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा R डैश इक्वल टू 4 रो L बाय A क्या होगा आपके पास, R। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब वायर की लेंथ आप डबल कर दोगे और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दोगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है और इनको आप अच्छे से रीड आउट करो, डीपली इनको देखो। और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टुगेदर विद वगैरह जो भी बुक्स हैं, एग्जाम आइडिया, उनसे आप इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऑब्जेक्टिव, MCQs, असर्शन रीजन